हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो एफएसटी हुआ, एफएसटी नंबर 5, उसका डिस्कशन होने जा रहा है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप सभी को मालूम है कि सिंह सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। तो ये सारे टेस्ट उसी के तहत हो रहे हैं। तो जल्दी से जुड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्स, वर्क एंड वेलोसिटी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम, टाइम का डायमेंशन फार्मूला निकालना है फोर्स, वर्क और वेलोसिटी के टर्म में। तो दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो कोई ऐसा फार्मूला यूज करें जिसमें ये तीनों इसमें यूज हो जाए। तो पहले इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो टाइम का डायमेंशन निकालना है इन द फोर्स, वर्क एंड वेलोसिटी के टर्म में। चलो देखें, अगर हम लोग वर्क को लिखें तो वर्क हमारा होता है W बराबर फोर्स डॉट एस, है ना, F डॉट एस होता है। अगर पूरी इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दें तो W बाई टी इधर लिख सकते हैं, W बाई टी इधर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर W बाई टी हो, S बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो ये वैल्यू हमारी हो गई F इंटू वी, है ना। अब क्वेश्चन में हमको टाइम निकालना है, तो T बराबर क्या आ गया, T बराबर हो गया W अपान F इंटू वी। तो W F का पावर -1, V का पावर -1, ये ऑप्शन बन जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन है W F की पावर -1 और V की पावर -1। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले का आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये पार्टिकल ऑफ यूनिट मास यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन में वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखा है, V इक्वल टू बी बीटा एक्स की पावर -2n, ये दे रखा है। क्वेश्चन में एक्सेशन निकालना है। एक्सेशन की इक्वेशन V dv बाई dt होता है, एक्सेशन होता है dv बाई dt। लेकिन जब वेलोसिटी की इक्वेशन x पे दिया हो तो V की इक्वेशन, एक्सेशन की इक्वेशन V dv बाई dx से निकालते हैं। चलो इसको देखें, यहाँ पर सॉल्व करें। V की जगह पर हम लोग अभी रखेंगे बीटा x की पावर -2n और dv बाई dx, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर पावर आ जाएगा -2n। बीटा ऐसे रहने देंगे, x लिखेंगे, पावर में -1 करेंगे। ठीक है, तो एक्सेशन का इक्वेशन क्या होगा, V dv बाई dx। V की इक्वेशन है बीटा x की पावर -2n। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ गया, बीटा x की पावर 2n -1। यहाँ पर बीटा है 2n माइनस में और ये बीटा है तो -2n बीटा स्क्वायर हो गया। और x की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा -2n मिलके -4n -1। तो -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n -1, तो आंसर हो जाएगा -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n -1, ऑप्शन नंबर 2। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विद व्हाट वेलोसिटी, विद वेलोसिटी 5i। तो यहाँ पर अगर पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और t इक्वल टू 0 पे, इसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू है यानी ux की वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। x डायरेक्शन में ये 5 मीटर पर सेकेंड है। प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एक्सेशन, यहाँ पर जो एक्सेशन है, ये एक्सेशन मतलब फोर्स। तो x डायरेक्शन में जो यहाँ पर एक्सेशन है वो हमारा 3 है। तो x डायरेक्शन में एक्सेशन क्वेश्चन में 3 है। और y डायरेक्शन में जो एक्सेशन है, y डायरेक्शन में एक्सेशन कितना हमें दे रखा है, वो अगर 2 है। तो बताना व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 4। जब x कोऑर्डिनेट 4 हो जाए तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। चलो तो देखो भाई, हम देखेंगे कि y कोऑर्डिनेट 4 कब होगा, हाँ, x कोऑर्डिनेट 4 कब होगा। चलो तो यहाँ पर टाइम निकालना पड़ेगा। तो x बराबर इस डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालेंगे, ux इंटू टी निकालेंगे, ux इंटू टी। ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये वैल्यू 4 हो गई। ux की वैल्यू क्वेश्चन में 5 है। टाइम की वैल्यू निकालना है, टाइम की वैल्यू। तो इस डायरेक्शन में अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा है डिस्टेंस 4 मीटर और 4 मीटर 5 मीटर पर सेकंड से ये इधर चल रहा है और 4 कितने टाइम में होगा,
तो यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, यानी x बराबर, एक्सेशन भी है ना, इस डायरेक्शन में एक्सेशन भी है, तो एक्सेटेड मोशन की इक्वेशन बनाएंगे। x बराबर लिखेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 4, ux की वैल्यू क्वेश्चन में 5, टाइम निकालेंगे प्लस हाफ, x डायरेक्शन में एक्सेशन है 3 और टाइम को यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। तो अगर इस इक्वेशन को देखें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर t की वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा 10t, और ये कितना हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये हो गया 3t स्क्वायर। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 8 बराबर 0, है ना। यहां से t की वैल्यू निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर आपको मालूम है कैसे करना है, फैक्टर देखो कैसे करेंगे, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी। तो t की वैल्यू यहां पर निकालने जा रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 12 माइनस 2, तो 12t, 3t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 2t माइनस 8 बराबर 0। तो ये वैल्यू यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, t कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 प्लस 4, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा t प्लस 4। तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 3t बराबर आ जाएगा 2, तो t की वैल्यू 2/3 सेकेंड आएगा। तो t की वैल्यू 2/3 सेकेंड आ गया। y कोऑर्डिनेट बताना है, चलो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो y बराबर क्या लिखेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल 0 है, हाफ एक्सेशन y डायरेक्शन में 2 है, और टाइम का स्क्वायर करेंगे, टाइम कितना है 2 पावर 3, 2/3 का पावर 2 करेंगे, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 4/9। तो 4/9 इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। पहले आप क्या करो कि x डायरेक्शन में देख लें कि x डायरेक्शन में जो वैल्यू 4 है वो कितने समय पे आएगी, और x डायरेक्शन में एक्सेशन दे रखा है 3, y डायरेक्शन में एक्सेशन है 2, तो x डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएंगे x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इस डायरेक्शन से हम लोग टाइम निकालेंगे। इस टाइम को हम लोग y डायरेक्शन की इक्वेशन में रखेंगे, y बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेशन यहाँ पर है 2, और टाइम की वैल्यू 2/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/9। क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t इक्वल टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अगर यहाँ से फेंका जाए एक बॉल को, एक बॉडी को, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल क्वेश्चन में है 60, क्वेश्चन में एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर r अगर हो तो बताना है क्वेश्चन में कि r की वैल्यू क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी। मान लेते हैं 60 फेंका गया तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कुछ ऐसा यहाँ पर गया, और कितने एंगल पे गया अल्फा, तो यहाँ पर रेडियस कितना बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर 10 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 cos 60, ux की वैल्यू आ गई, इनिशियल x डायरेक्शन की वेलोसिटी cos 60 का 1/2, तो ux की वैल्यू आ गई 5, ux की वैल्यू 5 आ गई। 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी ux चूंकि कांस्टेंट होगी तो इसकी यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी होगी 5 होगी। 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी v हो जा रही, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, vy बराबर uy माइनस gt। uy की वैल्यू इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में uy, u साइन थीटा होता है तो 10 साइन, और ये हो गया 60, ये हो गया 10, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो गया 10 √3/2 माइनस 10 इंटू टी, टी की वैल्यू 1 रखेंगे। तो 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी देख रहे हैं, वैल्यू आ गई 5√3 माइनस 10, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, और x डायरेक्शन की वेलोसिटी 5 है, यानी ये वेलोसिटी हमको मालूम हो गई। ठीक, अब दोनों कंपोनेंट को यहाँ पर बराबर कर दें, इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग b cos अल्फा लिखेंगे,
तो v cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 5। और हमें क्वेश्चन में निकालना है रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है हमारी v स्क्वायर अपॉन g cos अल्फा। ये रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला होता है। v स्क्वायर हम लोग यहाँ पर देखें तो x और y में हम लोग वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंडर रूट यू एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। यू एक्स की वैल्यू 5 है तो v की वैल्यू लिखने जा रहे हैं तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी वाई का स्क्वायर, बी वाई की वैल्यू 10, ये कट गया 5√3 तो ये हो गया 5√3 माइनस 10 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से ये वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से जो v की हमारी वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा, और जो v की हमारे पास वैल्यू आ रही है ये 5.11 के करीब आएगी। यहाँ पर वैल्यू रख दें v का। अब देखो v स्क्वायर हो गया, g रखेंगे cos अल्फा। ये cos अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो cos अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो b cos अल्फा बराबर है 5, तो cos अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? cos अल्फा बराबर 5/v। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, cos अल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा? 5/v। v ऊपर चला जाएगा तो v क्यूब अपॉन 5g। v क्यूब की वैल्यू 5.1 का क्यूब करेंगे, नीचे करेंगे 5 इंटू जी, 10 से वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 2.8 मीटर आएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, कैपिटल आर बोला है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला v स्क्वायर अपॉन g cos अल्फा होता है, और इस जगह से वैल्यू पुट करना है। तो पहले हम लोग cos अल्फा का वैल्यू निकालें, फाइनल वेलोसिटी 1 सेकंड पे निकालेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यंग मॉडुलस ऑफ वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्ट्रेस। यंग मॉडुलस की वैल्यू स्ट्रेस के बराबर कब होगी? हम लोग को मालूम है स्ट्रेस बराबर होता है यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यानी कि पूछा है कि यंग मॉडुलस की वैल्यू स्ट्रेस के बराबर कब होगी? जब स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाए? अगर स्ट्रेन की वैल्यू 1 हो जाए तो यंग मॉडुलस की वैल्यू स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अगर चेंज इन लेंथ क्या हो, डबल कर दें, अगर लेंथ को डबल कर दिया तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? एल। लेंथ को डबल करेंगे तो चेंज इन लेंथ क्या आएगा? तो डबल द लेंथ ऑफ वायर, तो इसका चेंज कितना आया? डेल्टा एल का वैल्यू एल, इनिशियल वैल्यू एल कट के 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाएंगे? सेकंड। तो लेंथ को डबल कर देंगे तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन एल, और ये वैल्यू कट के 1 हो जाएगी। अगर स्ट्रेन का वैल्यू 1 हो गया तो स्ट्रेस की वैल्यू यंग मॉडुलस के बराबर होगी। टू कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और दूसरे वाले कंसेंट्रिक स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी -2 सिग्मा है। एक का रेडियस क्वेश्चन में r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। क्वेश्चन में बोला गया है नेट चार्ज इज 0। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेट चार्ज इज 0। अब नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब अगर इस पे चार्ज हम लोग Q1 बोले और इस पे चार्ज Q2 बोले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 0 के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब चलो चार्ज को कैसे लिखेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया, तो Q1 अपॉन 4 पाई r1 का स्क्वायर। और ये अगर हम लोग Q1 का वैल्यू यहाँ से निकालें तो Q1 का वैल्यू हमारे पास आ गया सिग्मा 4 पाई r1 का स्क्वायर। सेम ऐसे Q2 का वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा की जगह माइनस सिग्मा हो जाएगा, -2 सिग्मा और 4 पाई r2 का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो Q1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 4 पाई सिग्मा r1 का स्क्वायर, और Q2 की जगह रखेंगे माइनस का 4 इंटू 2 8 पाई सिग्मा r2 का स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके बराबर करना है? 0 के बराबर। ये दोनों बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन में r1 अपॉन r2 का रेशियो निकालना है। r1 अपॉन r2 बराबर क्या हो जाएगा? देखो 4 पाई से 8 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? यानी 2 और बाई 1 और ये अंडर रूट में, तो 2:1 का
अंडर रूट में वैल्यू अंडर रूट 2:1 आ जाएगा। आंसर नंबर 6 में पहला आंसर लगेगा। चेक कर लो भाई सभी, आंसर यहाँ पर पहला आ जाएगा। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज रेडिएटेड बाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कब रेडिएट होगा? जब कोई पार्टिकल या चार्ज जो है कैसा हो, वो अगर एक्सलेटेड मोशन करता है तो ईएम वेव प्रोड्यूस होगी। इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कब होगी? जब एक्सलेटेड मोशन चार्ज कर रहा हो, यानी कि क्वेश्चन में एक्सेशन दिया हो। तो आंसर क्या लगाएंगे? एन एक्सलेटेड चार्ज ओनली। ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। और एक्साइटेड चार्ज एंड चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म चार्ज बोला गया है। तो यूनिफॉर्म चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड करेगा, और एक्सीलरेटेड चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो आंसर हो जाएगा 3rd। चलो अगला करें। फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन सी एंड डी। तो सी और डी के बीच में हमको नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू बनाना है। तो ये सी मान लेते हैं, ये डी, इनके बीच में बताना है। तो अगर यहाँ से चार्ज को फ्लो कराए तो चार्ज इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, चार्ज इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो इसका मतलब 4 और 4 ये कैसा हो गया? ये सीरीज में हो गया। 4 और 4 का सीरीज वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 2। 4 × 4 अपॉन 4 + 4, ये वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह इधर भी देखो, ये दोनों चार्ज सीरीज में हो जाएंगे, कैपेसिटेंस सीरीज में हो जाएंगे ये दोनों। तो ये वैल्यू 4 और 4 का सीरीज में कैपेसिटेंस 2 आएगा। यानी ये 2, ये वाला 6 और ये वाला 2 पैरेलल में हो गया। तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है? 2 + 6 + 2। तो ये वैल्यू कितना आ गया? 10 माइक्रोफैरड। तो आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A particle mass 2 kg is moving on a circle of radius 10 with uniform speed 10. Force on the particle toward the center. Force toward the center centripetal force mv²/r के बराबर होता है। क्वेश्चन में m की वैल्यू 2 रखना है, वेलोसिटी जो है 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। रेडियस क्वेश्चन में 10 रखना है, 10 से ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बोला गया था, जो फैराडे ने बताया था कि जब किसी मान लेते हैं कि फ्लक्स में कहीं पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जो फ्लक्स चेंज होता है यानी रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, वो जो होता है प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू d∅dt, ये फार्मूला हमारा फैराडे का था। और लेंज ने इसमें इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन बताया था। तो यहाँ पर हमें बताना है फैराडे लॉ क्या है। तो डायरेक्शन वाला जो है ये तो हमें लेंज ने बताया था। तो पहला तो लेंज ने बताया था। दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम ये बात बोली गई थी और ये फैराडे का लॉ कहलाता है। डायरेक्शन जो है वो लेंज लॉ से बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। तो अगर ये मान लो कि ये वाटर है और ऊपर ग्लास है, ये ग्लास है, नीचे वाटर है, और एक रे जो है वो हमारी आ रही है फ्रॉम ग्लास टू रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन वाटर ग्लास सरफेस। यहाँ पर पड़ रही है और कितने एंगल से पड़ रही है? यहाँ पर 30 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल अगर 30 डिग्री हो, आपको मालूम है यहाँ पर ग्लास का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना? 4/3। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 ग्लास का, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। तो इसका मतलब वाटर जो है वो हमारा, इसको अगर हम देखेंगे तो वाटर डेंसर है और ये रेयर है। तो रेयर हो गया ग्लास, वाटर हो गया डेंसर। रेयर से जब डेंसर में जाता है तो वो पास में आ जाएगा, ये ऐसा, ये एंगल हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लास में क्वेश्चन में पूछा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल बताना आर का वैल्यू। स्नेल्स लॉ
सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। इधर का म्यू इंटू साइन 30, तो म्यू की वैल्यू हो गई 4/3 इंटू साइन 30। दूसरे मीडियम का म्यू इंटू साइन आर, दूसरे मीडियम का म्यू हो गया 3/2 इंटू साइन आर। वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये वैल्यू हो गया 2/3। साइन 30 1/2, 4 से कट जाएगा तो ये 2/3 बचेगा, बराबर आ गया 3/2 इंटू साइन आर। साइन आर की वैल्यू निकालना था, यानी क्वेश्चन में आर की वैल्यू निकालना है, तो आर बराबर हो गया साइन इनवर्स, ये वैल्यू हो गया 4/9। तो साइन इनवर्स 4/9 ऑप्शन नंबर, अब इसमें नहीं है तो इसमें क्या करो, डबल कर दो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 को अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये 8/18, या इसको ऐसे कट कर दो तो 8/18 क्या हो गया 4/9। तो यही आंसर है, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज ए फॉरवर्ड बायस द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द जंक्शन इज मेनली ड्यू टू। जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में करेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब हुआ जब इस डायोड का, अगर मान लो ये हमारा, ये मान लो ये P है और ये हमारा N है, तो पॉजिटिव सिरा अगर बैटरी के पॉजिटिव एंड से और निगेटिव सिरा अगर निगेटिव एंड से जुड़ा हो तो फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो डिप्लेशन लेयर जो है वो थिन हो जाएगी, और डिप्लेशन लेयर थिन होने से यहाँ का जो पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर जो होल्स होते हैं वो सब जो है किधर चले जाते हैं, एन की तरफ, और आसानी से जाते हैं। डिफ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है, और डिफ्यूज़न ज़्यादा होने के कारण इसमें करंट मेनली ड्यू टू डिफ्यूज़न के कारण होता है। ड्रिफ्ट के भी कारण होगा लेकिन बहुत माइन्यूट होता है। मेनली पूछा है तो डिफ्यूज़न इसका आंसर होगा, डिफ्यूज़न ऑफ चार्जेस होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 13, द इनफाइनाइट लेडर इज कंस्ट्रक्टेड विद 1 ओम एंड 2 ओम। इनफाइनाइट लेडर में हमें क्वेश्चन बताना है द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ओम नियरेस्ट टू बैटरी, इस ओम में करंट कितना होगा। तो हम लोग पहले तो इस जो इनफाइनाइट लेडर है इसको यहाँ से कट करेंगे। ये रिपीटेड यूनिट है, 1 2 1 2 1 2 ऐसा अगर हो, इसको पूरा कट कर दो, और इसको कट करके इसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू जो होगी हमने मान लिया, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो हमने कट पार्ट किया है और इसको x मान लिया। सॉल्व करने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए पैरेलल में, तो इसको लिखेंगे 2x अपान 2 + x, और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया तो +1। ये किसके बराबर होगा, जो हमने यहाँ पर वैल्यू मानी है x के। तो देखो क्या करना है, पहले हम रिपीटेड जो यूनिट है उसको कट कर देंगे, 1 2 1 2 1 2, इसको हटा दिया, ये मेन यूनिट हुई। तो मेन यूनिट के पैरेलल में एक जो कट यूनिट है उसको हटा के उसकी जगह पर एक x मान के एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, देखें 2 और x यहाँ पर पैरेलल है और 1 इसके साथ सीरीज में है, तो 2 × x अपान 1, यहाँ पर 2 + x + 1, ये पूरी वैल्यू जो हमने यहाँ से कट करके हटाई है उसके बराबर कर देना है, x के बराबर कर दिया। तो यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2x, है ना, ये 1 इधर लेते जाएंगे तो 2x अपान 2 + x बराबर आ गया हमारा x - 1, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई x + 2 x - 1 बराबर 2x। क्वाड्रिक इक्वेशन बनता है, इसको देखो x × x x², x इंटू ये हो गया -x, 2x - 2 बराबर हो गया 2x। 2x से ये प्लस का 2x 0 हो जाएगा उधर जाके, तो x² - x - 2 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस, ये लिख सकते हैं 2 - 1, तो 2 - 1 x हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 2x + 1 या 2x + x - 2 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x
-2, यहाँ +1 कॉमन लेंगे, x -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी जो रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं उसका वैल्यू कितना आएगा, ये आ गया हमारा 2 ओम। अब चलो क्वेश्चन में हमें बताना है इसमें करंट कितनी जाएगी, इस वाली ब्रांच में करंट कितनी जाएगी। पहले टोटल करंट निकालें, तो टोटल करंट हो गया हमारा 6, बैटरी के वोल्टेज 6 अपॉन आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आया 2, तो आर इक्विवेलेंट हमारा 2 आ गया, तो ये वैल्यू आ गया 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर की करंट जाएगी, यहाँ से 3 एम्पियर करंट जाएगी, यहाँ पर 2 और x की वैल्यू 2 है, तो 2 इक्वल रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा, तो 3 एम्पियर की जो करंट है वो इसमें 1.5 एम्पियर और इसमें भी 1.5 एम्पियर जाएगी, तो 1.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गिवन फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर देखो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर इसमें हम लोग करंट निकाल लें तो पोटेंशियल डिफरेंस बी बराबर आई इंटू आर होगा। आर हमें दिया है, बस करंट चाहिए। करंट निकालने के लिए करंट बराबर बी अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। V की वैल्यू 13 है और R इक्विवेलेंट देखो ध्यान से, ये वाला 10 और ये वाला 10, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, तो 10 10 का ये 5 और ये वाला रेजिस्टेंस 10, तो 5 + 10 हो गया 15, तो करंट यहाँ पर आ गई 2 एम्पियर की। अब 2 एम्पियर की करंट है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट जाएगी, यहाँ तक 2 एम्पियर करंट जाएगी। अब देखो इधर और इधर करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो 1 एम्पियर की करंट इसमें जाएगी, 1 एम्पियर की करंट इधर जाएगी, तो 1 × 2 करेंगे तो ये हमारा वोल्टेज आएगा। तो V की वैल्यू निकालना है, I की वैल्यू 1, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10, तो आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज लैम्डा नॉट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड। थर्ड टू सेकेंड में ये 1/λ0 बराबर होता है R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1/λ की वैल्यू। अब इन्होंने बोला जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो, 4 टू सेकेंड, तो अगर 4 टू सेकेंड ट्रांजिशन होगा तो फिर से इक्वेशन बनाएंगे। अब हो गया 1/λ R और 1/2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 16, दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, R से R कट गया, तो वैल्यू आ गया λ/λ0 बराबर, यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 अगर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5/36, नीचे देखो क्या आएगा, यहाँ पर 16 अगर एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा 3/16, 16 से 16 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा, देखो कुछ गड़बड़ लिख दिया, यहाँ 36 हो गया, हाँ 5/36, यहाँ पर कितना बचा 16 अगर एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 3/16, 3/16, ये काट देंगे, चलो अभी कटेगा नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/36 अपॉन 3/16, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 × 16 अपॉन 36 × 3, 4 से काटें, ऊपर आ गया 20/27, तो 20/27 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू पूछा है तो आंसर हो गया 20/27 λ0, पर सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ मूविंग विद सेम वेलोसिटी एंटर इनटू रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दे विल नाउ मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा सर्कल में, तो टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, ये टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। अब चलो क्वेश्चन में एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बाकी बी तो फिर दोनों के लिए सेम है। मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है, मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है, चार्ज दोनों का सेम होता है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा। प्रोटॉन का मास
प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है, इसलिए टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन विल बी हायर, सेकंड ऑप्शन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इसके सेंटर से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो अगर इसको चार्ज हम लोग क्यू माने, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको बताना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, लेकिन सिग्मा के टर्म में। अच्छा, सिग्मा को हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो 4πr²। तो यहाँ से Q को बदल सकते हैं, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr²। चलो जी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो 1/4πε0 और Q की जगह हम लोग सिग्मा इंटू 4πr² लिखेंगे, ठीक है ना। अपन नीचे स्मॉल r², 4π से 4π कैंसिल हो गया, ऊपर बचा सिग्मा r², नीचे हमारा बचेगा ε0 इंटू r²। तो चेक करते हैं कहाँ पर ऑप्शन है, सिग्मा r² अपान ε0 स्मॉल r²। तो ऊपर कैपिटल R², नीचे स्मॉल r², पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो 17 का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 18। प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मूविंग इन ए सर्कल path in uniform magnetic field. The energy of alpha particle moving in the same magnetic field along the path. सर्कल पाथ में मैग्नेटिक फील्ड में अगर घूम रहे हैं तो रेडियस का फार्मूला होता है mb/qb। क्वेश्चन में सेम मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी दिया है, इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √2m काइनेटिक एनर्जी अपान qb। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, r² q² b² अपान 2m। ये एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब क्वेश्चन में एक प्रोटॉन है और एक हमें क्या निकालना है, प्रोटॉन है और एनर्जी निकालना अल्फा पार्टिकल का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपान काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, देखो क्या होगा, रेडियस तो दोनों में सेम है, क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और सेम मैग्नेटिक फील्ड है और सेम पाथ है, रेडियस सेम हो गया, फील्ड सेम हो गया, बचा हमारे पास Q। तो q² बाई m का रिलेशन आएगा, तो इस यहाँ पर Q अल्फा अपान मास अल्फा और यहाँ पर मास प्रोटॉन अपान Q प्रोटॉन, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के 2 गुना होता है, तो 2q। मास कितना होता है, 4 टाइम्स होता है। प्रोटॉन का अगर मास m माने, प्रोटॉन का मास क्या माने, m माने, चार्ज कितना माने, q। ठीक है, तो देखो ध्यान से, चार्ज 2 गुना, मास 4 गुना होता है और इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये q², 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, q² से q² कट गया, 4 से 4 कट गया, m से m कट गया, वैल्यू आ गया 1, यानी दोनों का रेशियो 1 आ गया, यानी k अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की एनर्जी के बराबर। प्रोटॉन की एनर्जी क्वेश्चन में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर होगा थर्ड, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। An electron of each charge q, electron of charge e moves with a constant speed. मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग I इंटू ए लिखते हैं। करंट को हम लोग अगर देखें तो करंट होता है Q/T, एरिया यहाँ पर पाई r²। Q को E लिखा गया है, तो E टाइम पीरियड होता है 2πr अपान V पाई r²। ठीक है, तो ये V ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचा 1/2 EV, R से एक R कट गया, EVR, तो 1/2 EVR इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सेकंड।
20, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम L, और ये वैल्यू होता है NH/2 NH/2, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, क्यूब इज फिक्स एट द बेस, एक क्यूब है, मान लो ये क्यूब है, इसको बेस पे फिक्स किया गया। अब इस पे एक फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स लगाना है इस डायरेक्शन में। टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो ये फिगर थोड़ा ऐसा तिरछा हो जाएगा और ये वाला सरफेस थोड़ा ऐसा हो जाएगा, बोलो ठीक है ना। और ये जो सरफेस ऐसा हो गया, ये एंगल जो होता है इसको बोलते हैं थीटा। तो फोर्स लगाने से ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा और ये वैल्यू हमको निकालना है क्वेश्चन में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस बराबर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बराबर हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू टेंजेंशियल स्ट्रेन। इस टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग ईटा लिखेंगे और टेंजेंशियल स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, कितना स्ट्रेस हो गया, वो क्वेश्चन में दिया है शियर स्ट्रेस क्यू, तो ये क्यू हो गया। क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर हो गया हमारे पास F/AQ। तो F/AQ आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, टार्क बराबर R क्रॉस F होता है। तो वेक्टर फार्मूला लिखना था टार्क का, मोमेंट ऑफ फोर्स R क्रॉस F, आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द टेंशन इन द स्ट्रिंग OA, ये हमारा O है, ये हमारा A है, ये हमारा B है। क्वेश्चन में टेंशन OA अपॉन टेंशन OB का वैल्यू, टेंशन OA का वैल्यू लिखना है और टेंशन OB का वैल्यू लिखना है। चलो देखो भाई, इसको अगर हम लोग लॉमिस थ्योरम से करें या इसको कंपोनेंट करके करें, अगर इसको कंपोनेंट करें T1 का, देखो ध्यान से, अगर इसको कट करें ऐसे, तो ये वाला अगर एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा 30, इधर T1 है तो इस साइड में T1 cos 30 डिग्री होगा। इसी तरह इधर देखो, अगर ये T2 है और ये एंगल 60 है तो इधर का एंगल 60, ये हो जाएगा T2 cos 60। ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर आएगा T1 sin 30 और T2 sin 60, ठीक है। अब चलो, चूंकि इक्विलिब्रियम में दे रखा है तो राइट हैंड का फोर्स लेफ्ट हैंड के बराबर, यानी कि T1 cos 60 का वैल्यू किसके बराबर, T1 cos 30 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, T2 cos 60 के बराबर। चलो T1 की वैल्यू नहीं मालूम, cos 60 का वैल्यू √3/2, T2 की वैल्यू नहीं मालूम, cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो T2 की वैल्यू हमको मालूम हो गई √3 T1 के बराबर है। अब क्वेश्चन में ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर कर दे, ऊपर का फोर्स मतलब ये T1 sin 30 प्लस T2 sin 60, ये किसके बराबर है, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, ये 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। T1 को ऐसे रहने दें, sin 30 की वैल्यू 1/2, T2 को ऐसे रहने दें, sin 60 की वैल्यू √3/2 बराबर 10 हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम लोग T2 की वैल्यू √3 T1 यहाँ पुट कर दें तो ये आ गया T1/2 प्लस T2 की जगह हम लोग √3 रखेंगे तो √3 मिलके 3/2 और T2 की जगह क्या आ जाएगा T1 बराबर 10। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो गया, ऊपर 4 T1 तो 2 T1 बराबर 10, तो T1 बराबर आ गया 5, तो T1 की वैल्यू 5 यहाँ पर होगी, ठीक है। T2 की वैल्यू निकालें तो T2 की वैल्यू √3 T1 है,
तो √3, T1 की जगह पर वैल्यू 5, तो 5√3 आ जाएगा। तो पहले OA का निकालना, OA का मतलब कौन सा फोर्स, T1, तो T1 की वैल्यू 5, तो पहले 5 आएगा, फिर दूसरा वैल्यू 5√3 आएगा। द टेम्परेचर ऑफ पीस ऑफ मेटल इज इंक्रीज फ्रॉम 27 to 84, और हमें बताना है एनर्जी रेडिएटेड, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीफेंस लॉ। तो अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें E1 अपान E2, E1 अपान E2 ये क्या हो जाएगा, या E2 बाई E1 करें, E2 बाई E1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा T2 बाई T1 का पावर 4। T2 का टेम्परेचर कितना है, अब इसको केल्विन में रखते हैं, तो 227 प्लस 273 करेंगे तो ये 300 आ गया, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, T1। T2 को अगर हम लोग देखें तो ये 84 जोड़ देंगे, तो 273 प्लस 84, तो ये हो गया 7, ये हो गया 353, तो यहाँ पर 357 डिवाइडेड बाई 300, और इसका पावर क्या होगा 4, पावर 4 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 2 के बराबर आ जाएगी, 2 टाइम्स आएगा। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द हीट प्रोड्यूस बाई 100 वाट हीटर इन 2 मिनट, तो हीट प्रोड्यूस यानी Q बराबर होता है P इंटू T, पावर की वैल्यू 100, टाइम की वैल्यू 2, मिनट में 60 करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास, वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू हमारी जूल में आ गई, और जूल को कैलोरी में बदल दो, तो 100 इंटू 60, ये कितना 12 इंटू 10 की पावर 3, और जूल को अगर कैलोरी में बदलेंगे, 1 जूल बराबर 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी, तो जहां पर जूल है उसको 1/4.2 करेंगे, और आंसर किस में आएगा, कैलोरी में। 4 से इसको अगर डिवाइड करेंगे ये लगभग 3 के आसपास आएगा, तो 2.8, और 10 की पावर 3 को क्या बोलेंगे, किलो कैलोरी, तो आंसर हो जाएगा इसका 3rd। तो ये था हम लोग का 1 to 25 का डिस्कशन। इसके आगे का डिस्कशन आपको आरडी सर कराएंगे, और डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 तक का पेपर आपके पास डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 वाला हम डिस्कस करने चल रहे हैं, 26 to 50। देखिए ये ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट सी है और ए माइनस बी उनका डिफरेंस है डी। तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो पैरेललोग्राम लॉ से दोनों वेक्टर एक कॉमन टेल पे बनेंगे, पैरेललोग्राम बनेगा, और ये वाला डायगोनल जो दोनों के कॉमन टेल से अपोजिट वर्टेक्स पर जाता है उनका रिजल्टेंट होता है, और दोनों के हेड को मिलाने वाला उनका डिफरेंस होता है। तो ये सी है, ये डी है, इतनी बात हम लोग जानते हैं। और ये क्लास 9 की थ्योरम है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसकी सभी साइड की स्क्वायर का सम उनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसको लगाते हैं, पहले ए स्क्वायर लिखा और ये बी स्क्वायर लिखा। अब बेटा पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड बराबर होंगी तो ए स्क्वायर फिर आ जाएगा, और ये बी के बराबर हो जाएगा तो ये फिर बी स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू डायगोनल, एक डायगोनल सी है एक डायगोनल डी है। तो मेरे पास आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया है। यहाँ पे इसको थोड़ा सजा के लिखा गया है, ये मैग्नीट्यूड हमने लिखा है तो आप लिख दो मॉड सी का स्क्वायर प्लस मॉड डी का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर
प्लस मॉड बी का स्क्वायर। तो ये ज्योमेट्री से ये बहुत ही जल्दी हो सकता है, और अगर आपको ज्योमेट्री नहीं पसंद है तो कैलकुलेशन कर लीजिए। हमें मालूम है सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सम वाला फॉर्मूला लगा दिया और डिफरेंस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों ही तरीके आपके सही हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सेकेंड आंसर था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। Heat required to increase the temperature of an ideal gas is 30 joule at constant volume। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर किसी गैस को हीट किया जाता है तो फॉर्मूला होता है Q बराबर NCV डेल्टा T, और ये वाली वैल्यू 30 जूल के बराबर है, ये दे रखी है। अगर उसी अमाउंट ऑफ सेम सैंपल ऑफ द गैस, टेम्परेचर भी उतना बढ़ना है और गैस भी वही है और उतने ही मोल्स है, तब QP, ये QV था, ये QP बराबर ये NCP डेल्टा T, और ये हमें नहीं मालूम है, ये हमें पता करना है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, NCP डेल्टा T अपॉन NCV डेल्टा T। ये मान लो ये हीट निकालनी है, ये 30 जूल है, और देखो डेल्टा T और NN कट जाएंगे, तो CP अपॉन CV बराबर हो गया गामा। तो QP अपॉन QV, और QV तो हमें मालूम है ये 30 जूल है, बराबर गामा। अब देखो ये आइडियल गैस है। अब अगर एक चीज हमेशा याद रखो, या तो गैस की एटॉमिसिटी दी जाएगी, और अगर नहीं दी जाएगी तो मोनो एटॉमिक है। आइडियल गैस मोनो एटॉमिक ही हो सकती है। तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक के लिए गामा बराबर होता है 5/3। तो QP बराबर हो जाएगा, यहां से ये कट के 10 हो जाएगा और 50 जूल आंसर आ जाएगा। दिस इज द 50 जूल आंसर नंबर थर्ड। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए, ए बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। तो h हाइट से एक बॉल ड्रॉप की गई और रिबाउंड करने के बाद ये h/4 हाइट तक जाती है। तो जब वापस जाती है तो ये h/4 तक जाती है, मतलब जहां से ड्रॉप की गई है वहां u बराबर वेलोसिटी 0 है, यहां पे भी वेलोसिटी 0 है। तो जब ये बॉल यहां से आई तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? एनर्जी कंजर्वेशन से mgh, यहां पे काइनेटिक 0 थी, पोटेंशियल mgh थी, और जब नीचे आएगी तो पूरी की पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल जाएगी। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी mgh। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी k2 हो गई और इससे ये h हाइट तक गई। फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, तो यहां की काइनेटिक, यहां की पोटेंशियल, तो यहां की पोटेंशियल तो mgh/4 है, तो के फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई mgh/4। अब वो कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लास्ट, तो कितनी एनर्जी लास्ट हुई? तो पहले तो mgh थी, बाद में mgh/4 बची है, यहां पे mgh/4 बची है, और इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो mgh 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 कट जाएगा, ये बचेगा 1 - 1/4 अपॉन 1, तो दैट इज 3/4। तो 3/4 amount of its energy is lost into the impact। चलिए, ये एक फॉर्मूला पूछा गया है
कहते हैं कि ए बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू ए अल्टीट्यूड h, द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फार्मूला मैं डिराइव करता हूं। मान लीजिए ये सरफेस ऑफ अर्थ है और इससे ये h अल्टीट्यूड पे पॉइंट है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर होगी US बराबर माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस। ये r पर अर्थ की रेडियस है, लिखा नहीं है बट r वही हो सकता है। और जब ये h हाइट पर गई तो पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जी mm अपॉन r प्लस h। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले के लिए अर्थ को सॉलिड स्फीयर मानते हैं और सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U कितना आएगा, UH माइनस US, तो माइनस जी mm अपॉन R प्लस H और माइनस माइनस प्लस जी mm R, एलसीएम ले लीजिए जी mm, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R प्लस H। अब एक काम करेंगे, अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होती है हम लोग जानते हैं, GM अपॉन R स्क्वायर। तो GM, कैपिटल GM की जगह हम लोग रखेंगे GR स्क्वायर, रख दीजिए GR स्क्वायर, ये M बचा और नीचे बेटा कॉमन ले लो R प्लस H और ये R, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास R प्लस H माइनस R, तो यहां R से R कट जाएगा और ये R स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कटेगा, तो बचेगा MGHR अपॉन R प्लस H। तो ये वाला फॉर्मूला तो सही है बट होल्ड ऑन, कहते हैं MGH अप्रोक्सीमेटली इफ H इज लेस देन, वेरी लेस देन R। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अंडर द कंडीशन जब H की वैल्यू R से बहुत छोटी है। तो थोड़ी सी जगह बना ले, ये मैं मिटा देता हूं, लिख दिया MGH अपॉन 1 प्लस H बाई R। इस फॉर्मूले को मैंने इस तरीके से लिख दिया, डेल्टा U, R से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब अगर R की वैल्यू बहुत बड़ी है तो H अपॉन R इज मच लेस देन 1 हो जाएगा, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो ये वैल्यू MGH आ जाएगी। आपको याद होगा कि 9th क्लास में जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाते थे तो हम लोग MGH ही बढ़ाते थे, क्योंकि हम पास की डिस्टेंस की बात करते थे और G लगभग यूनिफॉर्म रहता था, और जब H ज्यादा होता है तो G की वैल्यू बदलती है, तब आगे एक्सप्रेशन आता है, तब ये एक्सप्रेशन आ जाता है जो पोटेंशियल एनर्जी का लिखा है माइनस GMM बाई R। तो ये दोनों ही रिजल्ट सही है, इन जनरल ये सही है, और अगर H इज मच लेस देन R है तो ये लगभग MGH भी होगा। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड होगा, बोथ 1 and 2। इन माय ओपिनियन बहुत सारे लोगों ने यहां धोखा खाया होगा और वो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला मार्क करके चले आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The quantity of heat which can rise the temperature of x gram of a substance through T1 can rise the temperature of y gram of water through T2. The ratio of heats of the substances are. तो अब हम मान लेते हैं कि एक तो सब्सटेंस है
तो सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट हम मान लेते हैं ये C1 है और वाटर की स्पेसिफिक हीट C2 मान लेते हैं और कहते हैं कि x ग्राम ऑफ सब्सटेंस को T1 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। तो x और स्पेसिफिक हीट C1 और चेंज इन टेम्परेचर T1 और वाटर कितनी हीट लेगा, y ग्राम वाटर की स्पेसिफिक हीट C2 और कितना हीट किया, T2 तक हीट किया और इन दोनों को बराबर कर दिया। तो अब यहां से देखिए हमारे पास C1 अपॉन C2 क्या आएगा, YT2 अपॉन XT1 और यही तो वो पूछ रहा था। तो YT2 अपॉन XT1 थर्ड ऑप्शन में है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कैलोरीमेट्री का। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है। तो ये अगर वॉल्यूम है वाटर का और इधर टेम्परेचर बढ़ाएं तो एनॉमलस एक्सपेंशन के कारण वाटर का वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम होता है और ये कप ऑफ वाटर पूरा भरा हुआ है और टेम्परेचर इसका 4 है। तो ये मिनिमम वॉल्यूम है। अगर टेम्परेचर बढ़ोगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, बाहर गिरेगा, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तब भी वाटर बाहर गिरेगा। तो ओवरफ्लो दोनों ही केस में होगा, चाहे टेम्परेचर बढ़े चाहे घटे। तो इन बोथ 1 and 2 ये हमारे पास सिचुएशन है। थ्योरी का क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको चाहिए तो वीडियो पास कर लीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए। नॉर्मली इसमें एक्सेलेरेशन वगैरह पूछते हैं, लेकिन यहाँ क्वालिटेटिवली कुछ पूछा गया है। तो ये दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2 पर फोर्स लगा हुआ है, यहां फ्रिक्शन नहीं है और यहां पर फ्रिक्शन है। तो कहते हैं कि बोथ M1 एंड M2 में रिमेन एट रेस्ट। तो बहुत ही लॉजिस्टिक क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और अगर हम सिस्टम मान लें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है सिस्टम पे। इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया, यहां तो फ्रिक्शन है नहीं और M1 M2 के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा। M1 M2 पे लगाएगा तो M2 M1 पे लगाएगा, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो आएगा। एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो आएगा और वो कितना आएगा, वो F अपॉन M1 प्लस M2 होगा और ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर कुछ है तो दोनों में से दोनों तो रेस्ट में नहीं हो सकते, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2। तो अगर ये जीरो नहीं है तो ये दोनों जीरो होंगे तभी ये जीरो आ सकता है, क्योंकि ये कनेक्टेड बॉडीज है। अगर फोर्स इधर लग रहा है तो इधर आ रहा है, तो M1 एंड M2 में रिमेन एट रेस्ट ये तो नहीं हो सकता है। ये दोनों कुछ ना कुछ चलेंगे, दोनों रेस्ट में बना रहे ऐसा नहीं होगा। ऐसा खाली तब हो सकता है अगर यहां पे फ्रिक्शन हो, तब ये हो सकता है कि टोटल फोर्स इस फ्रिक्शन से न्यूट्रलाइज हो जाए और दोनों ना चले। अगर ग्राउंड स्मूथ है तो दोनों डेफिनेटली चलेंगे, कुछ ना कुछ से चलेंगे। और सेकेंड और थर्ड में आपके पास
कोई डाउट नहीं है। म्यू की वैल्यू एफ की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे या डिफरेंट से चलेंगे। लिमिटिंग एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना, ये सब बताते हैं। तो दोनों सेम से चलेंगे ये भी गलत है, और दोनों डिफरेंट से चलेंगे ये भी गलत है। ये डिपेंड करेगा कि मासेस कितने हैं, फोर्स कितना लगा है और म्यू कितना है। खाली चौथा वाला आंसर सही है, दोनों रेस्ट में नहीं रह सकते हैं, दोनों चलेंगे। दोनों के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। सेम है डिफरेंट है आई कांट से, जब तक कि वैल्यूज न दी जाएं कितनी है। डिफरेंट केसेस में ये होता है, लेकिन दोनों रेस्ट में नहीं रहेंगे, दोनों मूव करेंगे। तो फोर्थ वाला आंसर इसका सही है। अब ये देखिए 33 नंबर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm is placed across a battery current 1 एम्पियर, और जब रेजिस्टेंस 17 ओम है तो करंट 2.25 है। तो हम मान लेते हैं ये बैटरी है, ये R है और ये E है, और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है कैपिटल R। करंट I मान लीजिए, तो I का फॉर्मूला होता है E/R+R। तो कुछ न इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही। जब ये रेजिस्टेंस 2 ओम लगाते हैं तो करंट 1 एम्पियर की है, तो 1 बराबर E/2+R। और जब ये रेजिस्टेंस 17 ओम का होता है तो करंट 0.25 यानी ये 1/4 है, तो 1/4 एम्पियर होती है, तो E/17+R हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो 4 बराबर 17+R/2+R आ गया, तो 8+4R इज इक्वल टू R+17। तो 3R इज इक्वल टू 17 - 8 यानी 9 हो गया, तो 3R इज इक्वल टू 9, तो R इज इक्वल टू 3 ओम। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आया है, हालांकि पूछा नहीं गया था लेकिन हमें निकालना पड़ा। अब अगर तुम्हें ईएमएफ निकालना है तो किसी भी फॉर्मूले में रख दो, चाहे ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में। तो 1 इज इक्वल टू E/2+3, R की जगह मैंने 3 ओम रख दिया, तो ईएमएफ इसका आ जाएगा 5 वोल्ट। सेकंड आंसर इसका सही होगा। मिला लीजिए, देखिए सही है कि नहीं। बढ़िया है क्वेश्चन। जिन इक्वेशंस में डिवाइड करना होता है वो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, वो क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं। कोई मिसप्रिंट भी नहीं था पेपर में, ठीक ठाक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में condenser of capacity 10 microfarad is charged to a potential of 500 volt. Terminals are then connected to those of an uncharged condenser of capacity 40 microfarad. The loss in energy in connecting them together. तो ये मेरे पास एक बैटरी है, ये 10 माइक्रोफैराड की है, और इसको 500 वोल्ट से जोड़ दिया गया, तो ये चार्ज हो जाएगी और इसका V1 हो जाएगा 500 वोल्ट और C1 हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। अब इस बैटरी को जब हम दूसरे से जोड़ देंगे तो पोटेंशियल कुछ और आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो जिसके साथ जोड़ रहे हैं इसकी तो कैपेसिटी C1 10 माइक्रोफैराड थी और V1 500 वोल्ट था, और इनिशियली ये C2
इसकी कैपेसिटी 40 माइक्रोफैराड है और अभी इसका वोल्टेज 0 है। अब आपके पास फॉर्मूले आते हैं, कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो आप निकालते हैं V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और अगर एनर्जी लॉस निकालना होता है तो डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हमें एनर्जी लॉस निकालना है तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और वैल्यू रख करके, तो वैल्यू रखते हैं। ये फिगर आपकी बन गई सब, अब वैल्यू रखते हैं बस। तो डेल्टा U निकालना ही है, हाफ, और एक था 10 और एक था 40 और इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 प्लस 40 10 टू द पावर -6 और 500 माइनस 0 का स्क्वायर। मैंने सारी वैल्यू रख दी, C1 रख दिया, C2 रख दिया, C1 प्लस C2 रख दिया, V1 माइनस V2 रख दिया। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 और 40 हो जाएगा 400 और नीचे आ जाएगा 50 और एक ही इससे कट जाएगा 10 टू द पावर -6 और ये तो 0 ही है, 500 का स्क्वायर तो 5 का 25 और ये 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये देखिए 2 0 ये 4 0 ये इससे कट गया और ये है 25 और ये है 2 2 दूनी 4 4 1, यानी 1 जूल की एनर्जी का लॉस हो जाएगा। बहुत ही आराम से हो जाएगा, कोई खास क्वेश्चन नहीं था, फार्मूले बेस पे था जैसे नीट में आते हैं। अब इसमें देख लो ये भी फार्मूला है और पैरेलल में 3 इंडक्टर जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है और ये B है। क्योंकि A वाला इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी A है, B वाला इससे जुड़ा है तो ये भी B है। तो कुल मिला के A और B के बीच में 3 इंडक्टर जुड़े हुए हैं, 3 हेनरी, 3 हेनरी और 3 हेनरी। और इसको जब मिलाएंगे तो 3 3 3, आप जानते हैं कि कैपेसिटर उल्टा होता है, इंडक्टर सीरीज की तरह जोड़ते हैं। पैरेलल में होता है 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस ये 1 है 1/L3। तो 1/L बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 3/3 दैट इज 1। तो L बराबर 1 हेनरी, इनका इक्विवेलेंट 1 हेनरी आ जाएगा। कैपेसिटर पैरेलल में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। इंडक्टर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस की तरीके से चलता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम कैन बी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा इससे। देखिए वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 लेते हैं क्योंकि उसमें कोई मीडियम होता ही नहीं है। जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो अगर कुछ है तो वो 1 से ज्यादा होगा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से बड़ा ही हो सकता है, ना तो 1 से छोटा होगा और नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये 0 है, नहीं हो सकता है। 0.5 ये लिखा हुआ है, ये स्लाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं पेपर लिया हूं। ये 0 -5 नहीं है, ये 0.5 है और ये एंड 1 नहीं है, ये -1 है। तो 0 नहीं हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा सिर्फ यही है, फोर्थ वाला, अगर होगा तो यही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। ये स्लाइड में कभी कभी जल्दी में हमारे ऑपरेटर्स बड़े मेहनती हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है और कभी कभी हम लोगों से भी हो जाता है। तो ये मैंने करेक्ट पेपर में लिए हुए हूँ,
जिससे मिला लूं कि पेपर में कोई गड़बड़ हो तो भी सही हो जाए, स्लाइड अगर ना छपी हो तो भी सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, फोर्थ आंसर होगा तीनों से प्रोड्यूस होती है। मूविंग चार्ज फॉर्मूला जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट बायो सेवर्ट लॉ, आई डेल्टा एल साइन थीटा। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बदलोगे मैक्सवेल के रूल से तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैग्नेट से भी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये सारे तरीके आ गए हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, अब 38 देखते हैं। The image of a small electric bulb fixed on the wall of a room is to be obtained on the opposite wall 3 meter away by means of a large convex lens। तो एक वॉल पे ये बल्ब है और दूसरी वॉल पे स्क्रीन है। तो यहां मैंने लिख दिया है बल्ब और यहां मैंने लिख दिया है स्क्रीन। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है 3 मीटर। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है और बीच में हम एक कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं। और तमन्ना ये है कि ये वाली इमेज इस पे बन जाए, ये वाली इमेज इस पे बन जाए। तो इमेज की फोकल लेंथ क्या होगी यही पूछ रहा है। तो फोकल लेंथ लेंस की हम निकाल लेते हैं और इस वाले डिस्टेंस को x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को 3 माइनस x मान लेते हैं। और अब फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन वी है 3 माइनस एक्स और 1 अपॉन यू है प्लस 1 अपॉन एक्स। क्यों भैया? ये लेफ्ट में है तो u माइनस एक्स होगा, तो मैंने प्लस एक्स रखा है बराबर 1 अपॉन एफ। अब इसको जरा अरेंज करते हैं। एलसीएम लिया 3 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन एफ। देख लीजिए, हम खड़े हो गए तो दिखा नहीं होगा, भूल गए, वैसे हट जाते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू एफ बराबर 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको सेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3f। फैक्टर तो होंगे नहीं, सीधा चार्ज ही लगाते हैं। हम कोशिश में हैं कि x को निकाल लें कि भाई लेंस को कहां रखा जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। f नहीं दिया है, कोई बात नहीं, देखिए क्या होता है। x निकाल लीजिए तो माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3f और नीचे 2 इंटू 1 आएगा। बना क्या देखो तो पहले, 9 माइनस 12f बना है अपॉन 2। अब देखो ये x रियल होना चाहिए, कोई वैल्यू निकलनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं निकलनी चाहिए। और x रियल कब होगा? जब स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी। तो 9 माइनस 12f मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या 12f मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 9। तो f मस्ट बी 9/12 मीटर आ रहा है और इसको 100 कर दो तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर।
यानी अगर आप चाहते हैं कि लेंस को कहीं फिट कर सकें और इस बल्ब की इमेज यहां पर बन जाए, तो लेंस की फोकल लेंथ 75 से ज्यादा नहीं हो सही चाहिए। अगर तुमने ज्यादा फोकल लेंथ का लेंस ले लिया तो लेंस को इधर उधर घुमाते रहो, इसकी इमेज यहां पर बनने वाली नहीं है। तो ये तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया और इसको आप समझ भी गए होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नीट में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। मैं बेसिकली चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए। इसके लिए एक शॉर्टकट रिजल्ट ये है कि 4f लेस देन और इक्वल टू a होना चाहिए। f क्या है? f तो फोकल लेंथ है लेंस की। a क्या है? a ये वाली डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की। तो अगर ये हमें याद रहता, जो तुम में से बहुत सारे बच्चों को याद भी रहा होगा, और वो लोग हमें मन ही मन कोस रहे होंगे, इतना लंबा क्या कर दिया, ये तो जल्दी से निकलता है। लेकिन देखो तो जो जल्दी से निकालता है वो खुद कैसे आता है। a बराबर 3 मीटर है, तो 4f लेस देन और इक्वल टू, हमें आंसर तो सेंटीमीटर में दिया है, तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया, तो f लेस देन 75 आ जाएगा। तो जितने बच्चों को ये ज्ञान था, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपको पूरा करके बताया, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये एक्सपेरिमेंटल स्किल में है। तो और बाकी बच्चों का भी ज्ञान बढ़ गया होगा कि जो लोग इसको यूज तो करते रहे हैं, बट वाई दे आर यूजिंग, कहां से आ गया ये, तो उसका ओरिजिन ये है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे चाहते हो, तो जो लेंस यूज करो उसकी लेंथ, फोकल लेंथ डिस्टेंस बाई 4 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए, कहते हैं कि फिर वही है, ग्रेटर देन इक्वल वाला है। इसको करते हैं, को बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। देखिए, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, बेस के पैरेलल है, दोनों 45 है, तो ये भी 45 है और ये भी 45 ही होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना। तो मेरे पास I बराबर क्या है? I बराबर 45 डिग्री है। मैं इसको व्हाइट कलर में लिख देता हूं जिससे आपकी विजिबिलिटी बेटर हो जाए। यस, I बराबर 45 है। अब चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव, और ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, पास नहीं जा रही है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जबकि I की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो। ठीक है, I तो 45 है, ग्रेटर देन C होना चाहिए। अब दोनों तरफ का साइन ले लो, तो साइन 45 ग्रेटर देन साइन C, और साइंस ये तो होता है 1/√2 और ये होता है 1/μ। तो म्यू ग्रेटर देन √2 हो गया। अब यहां पे धोखा दिया गया तुम्हें। √2 क्या होता है? 1.414, यही होता है। तो ये वैल्यू भी वैल्यू बड़ी है 1.414 √2 से, ये वाली भी बड़ी है, तो ये होगा तो भी चलेगा, ये होगा तो भी चलेगा, दोनों केस में यू विल गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मेरा आंसर फोर्थ वाला होगा। यही इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था। √2 दे दिया आपने, तो कहा यार √2 तो है ही नहीं, चलो √2 की वैल्यू निकाली, तो जिसकी निगाह जिस पे पड़ गई उसको टिक कर देगा। दोनों बड़े हैं भैया, फोर्थ वाला आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो बहुत ही सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अगर ये जूल में चाहिए तो सब कुछ जूल में चाहिए, तो E के लिए हम लिखेंगे h न्यू और फाई लिखेंगे
वर्क फंक्शन। तो अब देखिए h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी दी गई है इलेक्ट्रॉन फोटॉन की, तो 6 इंटू 10⁻14 माइनस वर्क फंक्शन हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको भी जूल में बदलिए, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई और गुणा भाग करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.56 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसलिए चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। A free isolated atom in excited state came to ground state and releases a photon of frequency n। तो देखो ये एक्साइटेड स्टेट था, इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट में था, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी Eg थी और ये एक्साइटेड था। तो ये E एक्साइटेड माइनस Eg ये एनर्जी लॉस हुआ और इसी से फ्रीक्वेंसी h न्यू निकलेगी। लेकिन यह ध्यान रखना, आप लोग ये कर दोगे कि न्यू बराबर Ex माइनस Eg अपॉन h या डेल्टा E अपॉन h। लेकिन इस पे जरा ध्यान दीजिए, ए फ्री आइसोलेटेड एटम, ए फ्री आइसोलेटेड एटम, तो आइसोलेटेड एटम है ना, तो ये फिक्स तो है नहीं, तो ये रिक्वायल भी कर सकता है और जब रिक्वायल करेगा तो वो एनर्जी भी इससे आएगी, उस केस में निकलने वाली फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी। तो फंडा ये है कि फ्री आइसोलेटेड एटम कैन रिक्वायर आल्सो, और उस केस में एच न्यू विल बी लेस देन डेल्टा ई होगी, तब न्यू लेस देन डेल्टा ई बाई एच होगा। तो अब आइसोलेटेड एटम रिक्वायर करेगा नहीं करेगा, नोबडी प्रेडिक्ट, दैट इज फ्री। जो आदमी फ्री होता है वो क्या करेगा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर ये फिक्स्ड एटम होता, मतलब रिक्वायर ना करता, यहां फ्री ना लिखा होता, तब आंसर ये होता। लेकिन अगर ये फ्री है तो न्यू की वैल्यू बराबर भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो हम लोग फोर्थ आंसर पर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज एक्सप्रेस्ड एज, ये वेलोसिटी है, इट शुड बी स्मॉल v, तो v बराबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर a, और व्हाट इज m, m इज द मास, इट शुड बी स्मॉल, m टू द पावर b, और r इज द रेडियस। चलिए इसको बड़ा छोटा कुछ भी लिख दो। तो वैल्यू ऑफ ए बी सी कितनी होंगी, तो इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। LT माइनस 1 ये वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की होती है m माइनस 1 L क्यूब T की पावर माइनस 2। अब आपको ना याद हो तो मैं क्या करूं, मुझे तो याद है, m की पावर b और ये L की पावर c, सब हमने लिख दिया, ये रेडियस है। अब कंपेयर करो, पहले m की पावर कंपेयर करो, तो माइनस a प्लस b बराबर 0, माइनस a और b की पावर 0, तो मतलब a बराबर b हो गया। अब a बराबर b हो गया, तो एक c वाला लिखो, अब जरा l लिखो, l में क्या होगा 3a, इधर l की पावर 3a और उधर c, और बराबर इधर 1, ठीक है। t की पावर लिखो माइनस 2a
और आगे तो है ही नहीं। -2a बराबर आ गया -1, तो a बराबर 1/2। तो a बराबर 1/2 है और b, a और b बराबर हैं, तो b भी 1/2 होगा। तो और c कितना होगा, c निकाल लो। 3 × a की पावर 1/2 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर -1/2। तो सेकंड वाला ऑप्शन मिला लो, देखो होगा। इक्वेशन बना के इसको करना चाहिए था, ये है मेरे पास। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक हीटिंग कर्व है, 50 ग्राम वैक्स लिया गया है, m बराबर 50 ग्राम है और स्पेसिफिक हीट है 0.6 किलो कैलोरी पर केजी। तो यही आ जाएगा मेरे पास कैलोरी पर ग्राम। किलो कैलोरी पर केजी का मतलब कैलोरी पर ग्राम भी चलेगा। और एंड हीट्स स्टिल बॉयल्स, द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम ये दिया गया है। हीट सप्लाइड टू द वैक्स पर मिनट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर रेस्पेक्टिवली। तो पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। वैक्स सॉलिड है, ये मेल्टिंग पॉइंट है 50 और ये बॉइलिंग पॉइंट है 200। तो बॉइलिंग पॉइंट 200 है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। कैलकुलेट तो तब भी करना पड़ेगा, कभी कभी हो सकता है कि कैलकुलेट ना करना पड़ता, लेकिन यहां तो करना पड़ेगा। दोनों में 200 दे दिया है ना, तो अब वो कैसे निकालें। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वैक्स दी गई है और वैक्स की दी गई है, तो इसको आप देखिए, ये टेम्परेचर 0 से 50 तक बढ़ा तो वैक्स कितनी हीट लेगा, 50 ग्राम इंटू 0.6 इंटू डेल्टा टी, ये हो गया 50। अब ये कितनी हीट है देखिए, ये 1 मिनट है ना, तो 1 मिनट में इतनी हीट दी गई है, तो कैलकुलेट करते हैं। 5 × 5 = 25 और 2 0 इंटू 0.6, तो 6 0 0 6 0 0 6 5 30, 6 दूनी 12 3 15, 1 के बाद डेसिमल, तो 1500 कैलोरी। तो थर्ड वाला ऑप्शन आया, पर मिनट दी जाने वाली हीट 1500 कैलोरी है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 200 है। बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो थर्ड आंसर है इसका। चल नेक्स्ट। The displacement equation of a particle performing SHM is given by x बराबर 4 sin π/2। तो x इज इक्वल टू 4 sin π/2 इंटू टी। The ratio of displacement and distance traveled in first second, तो फर्स्ट 5/3 सेकेंड। अच्छा, तो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, हम मोस्ट जनरल मेथड से देखते हैं। हमें मालूम है कि इसका ओमेगा कितना है, π/2 है, तो टाइम पीरियड कितना हुआ, 2π/ओमेगा, 2π/π/2, तो ये 4 सेकेंड आ गया है और टाइम दिया है 0 से 5/3, तो यानी 1 होल 2/3।
अब ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। t बराबर 0 पे पार्टिकल 0 पे था, टाइम पीरियड इसका 4 सेकेंड है और पार्टिकल इधर चल रहा है, तो ये मेरे पास t बराबर 1 सेकेंड पे अपने एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाएगा। ये डिस्टेंस हो जाएगी 4। ध्यान से समझिएगा, ओमेगा देर यहां से हमने निकाल लिया, टाइम पीरियड 4 सेकेंड आया, मीन पोजीशन पे चल रहा है क्योंकि t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, यहाँ t 0 रखोगे साइन 0 0 आ गया, तो t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां था, t बराबर 1 सेकेंड पे यहां था, t बराबर 2 सेकेंड पे फिर यहां आएगा, लेकिन जो टाइम इंटरवल है वो 5/3 है, 1 होल 2/3, तो ये 2 से छोटा है, तो 5/3 सेकेंड में पार्टिकल इधर से लौट करके कुछ यहां पे आ जाएगा और ये कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन दिया हुआ है, x बराबर 4 साइन π/2 और t की जगह रख दिया 5/3, तो ये आ जाएगा 4 साइन, अब पाई की जगह 180 रख दे रहे हैं भाई, तो 180 इंटू π/6, 5 है, पाई नहीं है 5 है, पाई तो रख दिया, तो ये आ गया 4 साइन 150, ये 6 आया, तो यहां पे 30, 5 जा 150, और साइन 150 कितना होता है? साइन 150 होता है 1/2, तो यानी ये 2 आ गया, x बराबर 2 है, तो ये दूरी यहां से यहां तक की 2 है, ये डिस्प्लेसमेंट बताता है मीन पोजीशन से, तो ये 2 है, तो इसको यहां तो खैर दोनों बराबर हो गए 2 और 2, आप चाहे जो कर लो, लेकिन ये जो x बराबर 2 आया है ना वो यहां से 2 आया है, तो ये कितना है? यहां तो ये भी 2 है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 2 और डिस्टेंस कितनी है? 4 और प्लस 2 यानी 6, तो रेशियो आएगा 1:3। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें आपको करना पड़ेगा और ये इक्वेशन से किया गया है। आपको जब क्लास में ये टीचर इस साल पढ़ाएंगे शुरू में, तो देयर आर सेवरल ट्रिक्स जिससे जल्दी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग फटाफट न्यू लाइट को ज्वाइन करिए। अब ये 45 वाला देखते हैं, LCR AC सीरीज सर्किट है, तो इसमें सब चीजें दी गई हैं, L दिया गया है, C दिया हुआ है और R दिया हुआ है, और ये EMF भी बना दिया गया है, R बराबर दिया है 1000 100 ओम, ये 5 हेनरी दिया हुआ है, और कहते हैं पावर फैक्टर 0.5 है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटी निकालना है। तो पहली बात तो देखो ये फॉर्मूलों का खेल है, पावर फैक्टर होता है R/Z, यही होता है पावर फैक्टर, cos फाई होता है, पावर फैक्टर cos फाई होता है, R/Z, तो पावर फैक्टर 0.5 है, यानी ये 1/2 हो गया, मतलब Z बराबर 2R आ गया। ठीक है, अब हम लोग Z निकालते हैं, Z होगा √ ओमेगा L 5 ओमेगा -1 अपॉन ओमेगा C
जो हमको मालूम नहीं है, होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी कर रहे हैं बराबर 2r। अब आप ऐसा करो, इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो एक नया पेज ले लेते हैं। तो 5 ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू 100 दी गई थी, राइट, और आर की वैल्यू भी 100 दी गई थी। तो अब हम रख देते हैं। तो 500 माइनस 1/100c, ये 5 ओमेगा, तो ओमेगा 100 रख रहे हैं, इसका होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू आर यानी 100 का स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। अब आप चाहिए तो अंडर रूट ले लीजिए और इससे आपका c की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, या आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अंडर रूट लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 500 माइनस 1/100c इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 100। तो 1/100c बराबर 500, और इसको लगभग हम 1.7 मान ले रहे हैं, तो 170 कर लेते हैं। तो 500 माइनस 170 हो गया मेरे पास 0, 10 में से 7 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, 330। तो 1/100c बराबर 330, तो c बराबर 1/330 इंटू 100। अब देखो आंसर क्या आता है। अब ये माइक्रोफैराड में आ रहा है, और अभी तक हमने तो फैराड में निकाला है, तो माइक्रोफैराड में लाने के लिए हम इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब कई चीजें कट जाएंगी, ये आ जाएगा 1000, 1 2 0 कट गया अपॉन 33। अब इसको आप भाग ले लीजिए 3 से, या किसी से भी 33 से भाग दीजिए। 33 3 जा 99, और एक बचा, फिर 30 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसी से मेरा आंसर आ जाएगा 30.6 माइक्रोफैराड। ये मिली फैराड है, ये नहीं होगा, माइक्रोफैराड वाला आंसर होगा। इसमें हो सकता है आपसे ये गड़बड़ हो जाए, ठीक है। और नो डाउट इस क्वेश्चन में भाई कैलकुलेशन था। अब ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो बेटा इसके चारों स्टेटमेंट सही हैं, आप ध्यान से पढ़िए। बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर तो सभी रियल की वर्चुअल ही बनाता है, कॉनकेव मिरर भी बनाता है वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट की, जब वो फोकस और पोल के बीच में हो। तो पहला वाला सही हो गया। ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कॉट ऑन ए स्क्रीन बट कैन बी फोटोग्राफ्ड। यस, स्क्रीन पे रियली नहीं मर्ज करती हैं, लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड रेस की लाइट में कैमरा रखोगे तो फोटोग्राफ हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि सिंपल सी बात बताएं आपको, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, हीरो या हीरोइन शीशे में देख रहे हैं मिरर में, तो मिरर वाली इमेज दिखती है आपको पिक्चर में भी। तो प्लेन मिरर की इमेज तो वर्चुअल बनती है, तो मतलब फोटोग्राफ तो हो जाती है, फोटोग्राफ करने के हो जाती है। आप उसको रियल स्क्रीन पे नहीं देख सकते हो जहां इमेज बनती है। और ये थोड़ा सा लंबा प्रूफ है, बट यू कैन लर्न इट। डाइवर की इमेज अगर बाहर से देखोगे तो अंदर लंबा दिखता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ओरिजिनल ग्लास। तो डायमंड का तो बहुत ज्यादा होता है, सब सही है ये। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 के करीब होता है और ग्लास का तो 1.5 to 1.7 के बीच में लाई करता है। तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें मैच करना है, देखो डायमेंशंस तुम्हें मिलानी है, कोई एक मिला के देख लो और उसी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और आई थिंक ये देखो 47 वाला ये सेकंड आंसर आ रहा है और सेकंड आंसर है इसका। और ये सारी डायमेंशन आपको याद नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए। जैसे एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन चेक कर लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर एफ हो गया। तो एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर हो गया। तो इसकी हो गई ए स्क्वायर टी स्क्वायर, एफ की हो गई एम एल टी -2, आर की हो गई एल स्क्वायर। तो देखो एम ऊपर आ गया -1 और एल की पावर -3, टी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो कौन सा आंसर है? एम स्क्वायर -1 एल -3 T4 ए स्क्वायर। तो पहले का थर्ड है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। तो अब देखो इसमें किसकी मिला है, ये दोनों में, ये थर्ड है दोनों में, ये दोनों फोर्थ है, ये सी वाले की मिलाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन सेकंड आती है तो सेकंड ऑप्शन होगा, अगर फर्स्ट आती है तो थर्ड ऑप्शन होगा। तो E बराबर होता है F/Q। तो MLT-2 और चार्ज के लिए AT, तो MLT-3 और A-1। तो सेकंड वाला आ रहा है, तो B इज सेकंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेकंड, ये सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड की मिला रहे थे, सी की सेकंड है, तो सेकंड वाला ही आंसर हो गया। तो वहां पे तो ऐसे कर लेंगे, जनरली आप ऐसा किया करिए कि वो ऑप्शन देखा करिए जो सभी डिफरेंट है। अगर जल्दी करना है इस टाइप को, जैसे इसका 1 3rd 3rd 4th है, ये सेकंड 4th 4th 3rd है, ये सेकंड 3rd 1st 1st है, तो यहाँ पे तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके चारों अलग अलग हो। अगर कोई ऐसा मिल जाती है मैचिंग जिसके चारों अलग अलग हो, तो उसी का निकाल करके चेक कर लो, बस सही हो जाएगा। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए मेटेलिक वायर विल डिक्रीज इफ टेम्परेचर ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करती है, थर्मल स्पीड इंक्रीज करती है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर डिक्रीजेस, ये गलत है, क्योंकि रेजिस्टिविटी मेटल वायर की बढ़ती है, सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटती है, तो कंडक्टिविटी घटती नहीं है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी, यहाँ तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो कंडक्टिविटी घटेगी। तो सही है भैया, ये दोनों भी सही हैं, लेकिन ये आंसर नहीं दे रहा है। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड पे जाएंगे। इनफैक्ट इसके कारण ये है, assertion is the main reason of reason, तो ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीजन है। तो we will go with answer second। अगला देखिए, ये
कंप्लीटली पोलराइज्ड है, इसका मतलब है बेटा ये पोलराइजिंग एंगल है। तो tan IP tan थीटा बराबर हो जाएगा μ2/μ1। तो इस डिफिनीशन पे था, बहुत ही सिंपल सा आंसर था, सही हो गया। चलिए 49, which of the following symbols with their names, तो ये नाम बताना है, इसमें भी मिला लीजिए। देखिए कोई ऐसा है जिसमें सब डिफरेंट हो, तो चलो मिला ही लेते हैं, उसमें क्या है। देखो ये तो नॉट गेट है ना, सॉरी, तो ए का फिफ्थ हो गया, ये मेरे पास आर गेट है, तो बी का फर्स्ट हो गया, तो ए का फिफ्थ थर्ड में है और फोर्थ में है, और बी का फर्स्ट भी दोनों में है। चलो ठीक है, आगे भी देखते हैं। ये एंड गेट है, तो सी का सेकंड है। अनफॉर्चुनेटली दोनों में सी भी सेकंड है। बनाने वाले ने क्वेश्चन सही बनाया है, पूरा करवाएगा वो आपसे। डी देखिए, ये नैंड गेट है, तो डी का थर्ड है, यस यहां चेंज आया, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला गलत हो गया। अब ई, ये मेरे पास नॉर गेट है, तो ई इज द फोर्थ, ये नॉर दिया हुआ, तो फोर्थ आंसर ये सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पेपर किया, तो जुटे रहिए बेटा, रीनिट होता है या नहीं होता है ये तो कल पता चलेगा। पेपर देते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, जैसे भी हो जो भी हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।